हेलो एवरीवन। आज हम सीबीएसई क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो देख ले, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलो गाइज शुरू करते हैं। तो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। उन्हें जो वेजेस मिलती थी, जो सैलरी मिलती थी, वो बहुत कम मिलती थी और जो वर्किंग कंडीशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो पूरी सोसाइटी थी वो 3 पार्ट्स में बट गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थे लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ लिया है। अब आगे क्या हुआ वो देखते हैं। अब जब लोग इतने ज़्यादा परेशान थे तो इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक पार्टी बना ली और उस पार्टी का नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसे हम आरएसडीपी भी कहते हैं, जो कि 1898 में आया था। ठीक है। वॉज फाउंडेड बाय द सोशलिस्ट हु रेस्पेक्टेड कार्ल मार्क्स आइडियाज लेड बाय लेविन। और ये सोसाइटी किसने बनाई थी? उन लोगों ने बनाई थी जो लोग कार्ल मार्क्स के आइडिया से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और इस पार्टी को जो लीड कर रहे थे वो थे लेनिन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया। अब देखो, इलीगल का मतलब क्या होता है? जिस देश में जो चीज़ इलीगल है, मतलब कानून उस चीज़ को अलाउ नहीं करता है। तो ये जो राजा था जार निकोलस सेकंड, उसने एक चाल रच रखी थी। वो ये नहीं चाहता था कि कोई भी उसके खिलाफ़ बोले, कोई भी उसके खिलाफ़ पार्टी बनाए। तो इसने मतलब ये ऐलान कर रखा कि भैया कोई भी पार्टी बनाना पूरी तरह से इलीगल है, बिकॉज द किंग डिड नॉट वॉन्ट एनीवन टू स्पीक अगेंस्ट हिम। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। आगे रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन अब लोग ने चोरी छुप अपनी पार्टी बना ली। तो इन्होंने क्या काम करना शुरू किया? अब उस टाइम पे व्हाट्सअप, स्नैपचैट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तो होते नहीं थे कि भैया ग्रुप बना दिया और ये कर लिया। इन्होंने क्या किया, चोरी छुप के अपनी न्यूज़पेपर निकालना शुरू कर दिया और लोगों को मोटिवेट करना शुरू कर दिया राजा के ख़िलाफ़ और उस सिस्टम के ख़िलाफ़। दूसरा, इन्होंने क्या किया, इस पार्टी ने, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने वर्कर्स को मोबिलाइज करना शुरू किया। अब तुम बोलोगे मोबिलाइज का मतलब क्या होता है? मोबिलाइज का मतलब होता है वर्कर्स को बुलाना शुरू किया और उन्हें यूनाइटी लाना शुरू किया कि भाई जब तक तुम इकट्ठे नहीं होगे तब तक कोई चेंज नहीं होगा। तीसरा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्कर्स को बुलाया, उन्हें मोटिवेट किया कि तुम वही स्ट्राइक करो, अपने हक़ के लिए लड़ो, हड़ताल करो। और इन्होंने कई सारी हड़ताल करी। इसके अलावा और क्या किया? स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स एंड डिमांडेड लैंड्स फॉर पीजेंट्स फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था जो छोटे फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी, उनके पास खुद के खेत नहीं थे। तो इन्होंने उनके लिए भी लड़ाई की और क्या कहा कि भाई तुम लैंडलॉर्ड से डिमांड करो और हम तुम्हारे साथ, तुम्हें भी ज़मीन वगैरह दी जाएगी। अब एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है कि अगर आप पार्टी का नाम ध्यान रख रहे हो, पार्टी का नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो रशियन वर्ड आया, रशियन आया रशिया के लिए। सोशल मतलब सामाजिक, जो कि सबके लिए है, और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें सब लोग बराबर हों। यही कि पूरी तरह से इन्होंने एक पार्टी बना ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 1903 में क्या हुआ, इनमें स्प्लिट हो गया, बंटवारा हो गया। ये जो पार्टी थी आरएसडीपी, ये बट गई 2 पार्ट में। किसमें? एक तो था बुल्शेविक और दूसरे थे मेंशेविक। तो बुल्शेविक का मतलब होता है मेजोरिटी और मेंशेविक का मतलब होता है माइनॉरिटी। देखो, मेजोरिटी मतलब मान के चलो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे एक तरफ हो गए और 10 बच्चे एक तरफ हो गए। तो मेजोरिटी क्या है? जहाँ पे 30 बच्चे वो मेजोरिटी है। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो रहा था। ज़्यादातर जो लोग थे वो मेंशेविक के साथ थे, यानी माइनॉरिटी के साथ थे। अब जो बुल्शेविक पार्टी है वो डिक्टेटरशिप मांग रही थी। अब तुम बोलोगे डिक्टेटरशिप क्या होता है? डिक्टेटरशिप, वो वर्कर्स वो कह रहे थे कि जो लैंडलॉर्ड है बड़े बड़े, उनसे ज़मीन छीन के दे दी जाए। किसको? छोटे छोटे फार्मर्स को दे दी जाए और इनका राज चले। समझ रहे हो? लेकिन जो मेंशेविक पार्टी थी वो क्या कहती थी? पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल।
जो पार्टी है वो सबके लिए खुली होनी चाहिए, मतलब डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे ये लोग। और बिल्कुल सही बात है भाई, हम इंडिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पे काला गोरा, हाई कास्ट, लो कास्ट, गरीब अमीर सब कानून के सामने बराबर है, सबके लिए एक ही रूल है। तो मेरे हिसाब से तो मेंशेविक बिल्कुल सही कह रहे थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कॉजेज़ ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब तुम कहोगे कि रशियन रिवॉल्यूशन के कॉजेज़ आपने पहले ही बता दिए कि वर्कर्स परेशान थे, पीजेंट्स के पास ज़मीन नहीं थी और उनको परेशान किया जा रहा था, उन्हें डिसमिस किया जाता था, और भी कुछ कारण थे, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। 1904 और 1905 के आसपास रशिया जापानीज़ वॉर हुआ। देखो रशिया का मतलब है, रूसों का मतलब है रशिया, रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो, और जापानीज़ का मतलब जापान, ठीक है। लेकिन इस वॉर में क्या हुआ, रशिया हार गया। देखो ध्यान देना, हमें जापान से कोई मतलब नहीं है, हम रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अब जो कंट्री हार गई तो उसे नुकसान तो हुआ होगा, लोग भी मरे होंगे, पैसा भी गया होगा। अब इलेक्ट क्या पड़ा इस हार का, असर क्या हुआ, प्राइस ऑफ इसेंशियल गुड्स इंक्रीज्ड। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनके दाम बढ़ गए, लोग वैसे ही गरीब के मारे मरे जा रहे हैं, लोग वैसे ही गरीबी के मारे मरे जा रहे हैं और महंगाई और बढ़ गई। आगे बढ़ते हैं। आगे पुअर वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स। दूसरा क्या था कारण रशियन रिवॉल्यूशन का, ये हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था। पुअर वर्किंग कंडीशंस फॉर वर्कर्स, वर्कर्स के लिए अच्छी कंडीशंस नहीं थी काम करने के लिए। वर्कर्स डिमांडेड फॉर बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड राइट्स। इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि हमारा अधिकार दो, हमारा अधिकार दो, ये दो वो दो, है ना। अब क्या हुआ, एक तो वैसे ही बुरा काम चल रहा था, वैसे ही सारे वर्कर्स गुस्से में थे। उसी टाइम पे क्या किया इन्होंने, मतलब जो लैंडलॉर्ड वगैरह, जो ओनर वगैरह थे फैक्ट्री के, इन्होंने चाल चली कि जो भी हमारे खिलाफ पार्टी बना रहा है, जो भी हमारे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, इनके जो लीडर हैं, जो इन्हें लीड कर रहे हैं, उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। पर इन्होंने क्या किया, 4 आदमियों को उस असेंबली से निकाल दिया। 4 मेंबर्स ऑफ असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वर डिसमिस्ड। बॉस ने कह दिया चलो तुम्हें निकाल दिया जाता है, इसे नौकरी से चलो बाहर निकलो। अब मान के चलो जो आदमी वैसे ही पहले से गुस्सा है और अब उनमें से 4 आदमियों को और निकाल दिया जाए, तो अब तो भाई साहब उनका टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ गया। एंग्री वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। जब लोगों को पता चला कि हमारे लीडर्स को ये हमारे से हम में से हमारी सोसाइटी के हमारे भाइयों को निकाल दिया गया है, तो क्या हुआ, over next few days over 1,10,000 workers went on a strike। 1,10,000 से ज़्यादा वर्कर्स स्ट्राइक्स पे चले गए और डिमांड करने लगे उन्हें या तो वापस लाओ और हमें अच्छे वेजेस दो। वेजेस का मतलब सैलरी, ओके। दे वांटेड बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड बेटर वेजेस, सैलरी। वो क्या चाहते थे कि हमारी जो सैलरी है वो भी हमें अच्छी मिले और हमारी जो कंडीशंस है, उनकी पुअर कंडीशंस थी, बहुत एक ही कमरे में उन्हें रखा जाता था, हमने पहले भी पढ़ा था ना, मतलब बहुत परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती थी। तो इनको ये भी कहा हमारी कंडीशंस भी सही करो, ओके। फिर अब एक काम ऐसा हो गया जिससे बिल्कुल सारा मामला ही ख़राब कर दिया। हुआ ये, processions of workers was being led by Father Gapon and reached the wintered places। अब ये वाली बात बहुत ध्यान से समझना, ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे इंडिया के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लोग मतलब हड़ताल कर रहे थे और उन्होंने विंटर प्लेसेस, मतलब महाराज का एक पैलेस था, जो राजमहल था, उसके सामने आके, और जो फादर गैपोन है वो उसे लीड कर रहे थे। अब जैसे ही वो वहाँ से आए, जो राजा था, राजा ने ऑर्डर दे दिया कि इन पर गोलियां चला दी जाए, और भाई साहब गोलियां चला दी गई। उसमें क्या हुआ, उसमें 100 वर्कर्स मारे गए, ऑन द स्पॉट मर गए, और 300 वर्कर्स जो थे वो बुरी तरह से घायल हो गए। फिर दिस इंसिडेंट इज़ कॉल्ड ब्लडी संडे। अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे हमारे यहाँ जो इंडिया के अंदर जो हुआ था उसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं,
और इस इंसिडेंट को कहा जाता है ब्लडी संडे। ब्लडी का मतलब ब्लड मीन्स खून। उस दिन संडे था, बहुत ज़्यादा खून बहा था, इसलिए इसे ब्लडी संडे कहा जाता है। ठीक है, आगे इट स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स नॉन एज 1905 रिवॉल्यूशन। जार किंग, देखो भाई, पहले अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था कि पहले तो केवल 1-2 ही बातें थी कि वर्कर्स परेशान थे, ठीक है, और लेडीज़ को कम वेजेस मिल रहे थे, उनकी पुअर कंडीशंस थी, सैनिटेशन नहीं था, ठीक है, और जो पीजेंट्स थे उनके पास लैंड नहीं थे। लेकिन अब इस पार्ट में आप देख रहे हो, और रशिया हार गया जापानीज़ वॉर में, और इधर ब्लडी संडे वाली इंसिडेंट हो गई। 4 जो मेंबर थे उन्हें जो हटा दिया गया कि भैया अब जो पानी था अब वो सर के ऊपर से गुजर गया। ऑल द पीपल ऑफ डिफरेंट ओशिशियंस स्टार्टेड मेकिंग देयर ओवन ओशिशियंस अगेंस्ट द किंग। जार निकोलस के अगेंस्ट में अब तो सारे लोग वहाँ पे, चाहे वो जिसकी भी कम्युनिटी थी, अब वो उन्हें उसके सामने खड़ी हो गई, भैया ना ऐसा राजा हमें चाहिए। अब जो राजा है वो प्रेशर में आ गया। तो अब ज़ार ने एक चाल चली। उसने क्या कहा, ठीक है ठीक है ठीक है, जैसा आप लोग चाह रहे हैं वैसा ही होगा। अब हम एक नई स्टेट असेंबली बनाएंगे, लोगों को चूज़ करेंगे, फिर इलेक्शंस होंगे। तो राजा ने ये चाल चली कि ये जो गुस्से वाले लोग हैं, अगर ये मेरे खिलाफ भड़क गए तो बस ये तो काम कर देंगे मेरा। तो राजा ने कहा ठीक है। तो राजा ने क्या चाल चली, अपने पार्ट 1 में पढ़ा था, लिबरल्स पढ़े थे, रेडिकल्स पढ़े थे और कंजर्वेटिव्स पढ़े थे। जो सबसे ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहते थे वो कंजर्वेटिव्स थे, आपको याद होगा। तो राजा ने क्या करा कि ये जो डूमा बनाया, ये जो स्टेट असेंबली बनाई, इसमें चुपचाप जो कंजर्वेटिव्स लोग थे उन्हें भर लिया, ऐसा एज अ पॉलिटिकल लीडर, लोगों को ये दिखाने के लिए, देख लो भैया अब इनकी चलेगी, हमारी अब हम ज़्यादा टांग नहीं अड़ाएंगे। और जो कंजर्वेटिव्स लोग थे वो भी खुश हो गए, और कंजर्वेटिव्स लोगों को ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए थे। राजा ने सोचा चलो भैया अपना काम भी चलता रहेगा और लोगों को दिखाने के लिए हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम बढ़ेंगे जो एक्चुअल रिवॉल्यूशन है वो कैसे हुआ। वो हुआ टू पेज में, फेज़ 1 और फेज़ 2। इस वाले पार्ट में हम फैब रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे और फेज़ 2 यानी कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, अब क्या हुआ भैया, 1914 में GAT वर्सेस GFR। अब तुम कहोगे कि ये क्या है भाई, GAT का मतलब है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और BFR का मतलब है ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। अब देखो एक चीज़ दोबारा से याद रखना, हमें इस वाले चैप्टर में दूसरी कंट्री से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल और केवल रशिया से। ओके, अब जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया 1914 में, जिसमें एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, और दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, बिल्कुल याद रखना इनके ओपिनियन, ये अगेंस्ट में जो खड़े हैं ना, आगे पूछूंगी मैं। तब भाई रशिया को बहुत नुकसान हुआ। वर्ल्ड वॉर 1, रशिया में लगभग 20 लाख सोल्जर्स मारे गए। अब आप समझ लो, जिस देश में ऑलरेडी हालात इतने ख़राब चल रहे हों, जहाँ महंगाई इतनी बढ़ रही हो, जहाँ के वर्कर्स इतने परेशान हो, जहाँ के फार्मर्स इतने परेशान हो, और 80 लाख सिविलियंस मतलब आम आदमी भी मारे गए वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से। अब क्या हुआ, 1917 आते आते इकोनॉमिक में क्राइसिस बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, फूड की शॉर्टेज होने लगी। पब्लिक प्रोटेस्ट, अब तो पब्लिक भी प्रोटेस्ट करने लगी और सड़कों पे आ गई। 50,000 वर्कर्स एंड सोल्जर्स स्ट्राइक, ये स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म है। अब तो यहाँ तक कि सेना के जो जवान थे रशिया के, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी। उन्हें कही कि भैया ये लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, इसमें हमारा ही
नुकसान है, नो वॉर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब दिक्कत और चल रही थी वहाँ पे। रशिया एंड जर्मन वॉज एनिमीज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। अब इस चीज़ को ध्यान से समझो, मैंने बोला था ना मैं पूछूंगी, इस चीज़ को ध्यान से समझो। रशिया और जर्मन क्या थे? एक दूसरे के दुश्मन थे। ओके, क्या थी? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। रशिया और फ्रांस दुश्मन थे, ठीक है। अब देखो, वाइफ ऑफ जार किंग निकोलस सेकंड ओरिजिनली बिलोंग टू जर्मन। वाइफ ऑफ जार यानी कि किंग निकोलस सेकंड की जो वाइफ थी वो ओरिजिनली बिलोंग करती थी जर्मन से। आ गया समझ में? जो वाइफ थी राजा की, जरीना, वो जर्मन से बिलोंग करती थी और जर्मन से ही उस टाइम पे युद्ध हो रहा था, है ना। तो लोग इसके खिलाफ भी भड़क गए, ठीक है। और मैंने पार्ट 1 में बताया था जो रानी थी वो अपने पॉलिटिकल डिसीजंस वगैरह जो भी लेती थी वो रास्पुतिन से पूछ के लेती थी। इस बात से भी लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ठीक है। एंड ऑफ रोमानोव डायनेस्टी, फाइनली क्या हुआ? एंड ऑफ रोमानोव डायनेस्टी 2 मार्च 1917 में राजा ने रोमानोव अपना पद त्याग दिया। राजा को पता था ज़्यादा अगर मैंने कुछ किया तो भाई साहब मारा जाएगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन्स व्हेन ज़ार निकोलस सेकंड वॉज इन प्रेशर ही फाइनली गिव अप हिज थ्रोन। उसने अपनी पूरी राजनीति छोड़ दी, ठीक है। तो हमारा ही पार्ट हो जाता है यहीं पे ख़त्म। अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो।